नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ एक ऐसा शो जिसमें हम आपको दुनिया की हर बड़ी हलचल बताते हैं। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको डे 1 से बताया कि अमेरिका ईरान में जंग होने वाली है। मिडल ईस्ट में अगर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडल ईस्ट जलेगा। और वर्ल्ड नाउ में दिखाई गई खबर 100% सच हुई, 16 आने सच हुई। इसलिए वर्ल्ड नाउ में हम वो खबरें लेकर आते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है, पूरी दुनिया से होता है। और इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में इस वक्त के हालात क्या हैं। तो वर्ल्ड नाउ में जो खबरें आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं वो सबसे पहले जान लीजिए आप। वर्ल्ड नाउ में पहली खबर होगी मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम बन चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का 20वां दिन है, लेकिन हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। खासकर लारिजानी की हत्या के बाद ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है और उस इंतकाम की आग में सब कुछ जलकर खाक हो रहा है। और यह आग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान ने जंग का दायरा बहुत भयंकर बढ़ा दिया है। अब सिर्फ अमेरिकी बेस निशाने पर नहीं है, अब ऑयल रिफाइनरी निशाने पर है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है। कतर और सऊदी अरब जहां तेल और गैस के ठिकाने हैं, वो अब ईरानी हमलों की जद में है। ये इलाके धधक रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन और मिसाइलों की बरसात ने ऊर्जा के सबसे बड़े हब को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान ने लारिजानी की हत्या का इंतकाम लेने का खुला ऐलान किया और मुश्तबा खामनेई ने यहां तक कह दिया था कि खून का बदला खून से ही होगा। और इस बार हमला सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सैन्य बेस पर नहीं, बल्कि उन जगहों पर हो रहा है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और इसी वजह से इस हमले ने वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के होश भी उड़ा दिए हैं। जानकारी तो यहां तक है कि इसी बात को लेकर इजराइल और अमेरिका में फूट तक पड़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि इजराइल ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को निशाना क्यों बना रहा है। और इसलिए ईरान ने अब मिडिल ईस्ट के ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाने की शुरुआत कर दी है। इसलिए अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है और इजराइल से बहुत खफा है। दिखाएंगे आपको कैसे ईरान ने तेल की नसों पर वार कर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, कैसे अमेरिका और इजराइल के बीच जंगी दूरी बढ़ती जा रही है और कैसे पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, जलकर खाक हो रहा है। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर होगी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के लीडर, प्रेसिडेंट, वो आज डर के साए में जी रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दिन रात दुनिया को चेतावनी देते हैं, दुनिया के किसी भी देश को हड़काने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, जिन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से अगवा कर लिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन आज उनके चेहरे पर खौफ है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा तय कर रखा है जिससे इस दुनिया का भूगोल बदल जाएगा, इस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। बताएंगे आपको डिटेल से और बताएंगे ये भी कि ट्रंप के डरने की वजह क्या है। इसके बाद अगली खबर में बात करेंगे। ईरान युद्ध में तस्वीरें पलट रही हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब बैकफुट पर है। डोनाल्ड ट्रंप का वो दाव जो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए खेला गया था, अब उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। लाल सागर से लेकर खाड़ी तक अमेरिकी महाबली को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तरह तरह के बहाने दिए जा रहे हैं। कहीं टेक्निकल खामियों की वजह बताई जा रही है, कहीं किसी जहाज को नुकसान होने की बात की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि दो बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला तो एब्राहम लिंकन और दूसरा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दोनों की वापसी हो रही है। जबकि ये तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट, F-22 रैप्टर फाइटर जेट, थर्ड एयर डिफेंस हाईटेक सिस्टम से लैस हैं। लेकिन ये ईरान के सामने बेबस हो गए। और सवाल, क्या सुपर पावर अमेरिका की ताकत ईरान के सामने खत्म हो गई? क्या अमेरिका बेबस हो गया? क्या अमेरिका ने घुटने टेक दिए? और क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स की हार है, इसलिए अब अमेरिका यहां से निकलने के बहाने दिखा रहा है? वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाएंगे कैसे ईरान ने मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदल दिया है और कैसे ट्रंप का दांव उनके लिए संकट बन चुका है और इस संकट को हरने वाला कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, या तो डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को किसी भी सूरत में जारी रखना होगा या फिर मिडिल ईस्ट छोड़कर फरार होना होगा। खबर की तह तक जाएंगे, डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। आज अमेरिका की स्थिति वो हो चुकी है
जिसने अपने लिए वो दलदल तैयार कर लिया है जहां से निकलना अब उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। और हालात तो यहां तक हो गए हैं कि अमेरिका और इजराइल में फूट पड़ गई है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। कैसे आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि मौजूदा समीकरण क्या बन चुका है। लारिजानी की हत्या के बाद ईरान इंतकाम की आग में धधक रहा है। इस आग में अमेरिका के साथ ही देश मिडिल ईस्ट सबसे बड़ी जद में है, ईरानी हमले की जद में। अब तक तो ईरान अमेरिकी बेस और इजराइल की कमर तोड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का बैकफ्रंट पर मदद करने वाले कतर, सऊदी अरब के तेल और गैस ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। इससे खाड़ी से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई है। लेकिन ईरान ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि ईरान ने के जो सिक्योरिटी चीफ थे अली लारिजानी, उनको टर्मिनेट कर दिया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। और ये आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक था। और इसके बाद नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहली बार संबोधन आया। उन्होंने कहा खून का बदला खून से होगा और ये जंग अब नहीं रुकेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस जंग में इस वक्त है, इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को अटैक करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान के अंदर है वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने कतर और सऊदी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना शुरू किया। और इसी बात से अमेरिका इजराइल पर भड़क गया कि आखिर ऐसा करने से फायदा क्या होगा। पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट गहरा जाएगा और इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना जाएगा। कल्प्रेट अमेरिका होगा, दोषी अमेरिका होगा और सवाल अमेरिका पर उठाए जाएंगे। इसलिए आज अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो रहे हैं। अब दोनों खबरों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अली लारिजानी की हत्या के बाद क्या हुआ है उसको समझिए। पिछले 24 घंटे में गेम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आइए जल्दी से देखते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसा हमला शुरू किया है जो आज तक नहीं देखा गया। उसने यूएई, कतर के तेल प्लांट को निशाना बनाया। ड्रोन हमले से गैस और ऑयल हब को तबाह कर रहा है। तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। ऊर्जा ठिकानों पर स्ट्राइक्स बढ़ा दी गई हैं। मिसाइल स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं और ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं। वैश्विक टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा जो है वो चरम पर है और खतरा ही नहीं है, अब तो युद्ध है मिडिल ईस्ट में। अब जरा जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं। कतर की जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। जब ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर ने कतर के रास लफान गैस फैसिलिटी पर अटैक किया। ये देखिए तस्वीर, आपको शुरू से तस्वीर दिखाते हैं। और इस तस्वीर में आप देखेंगे इसे मोबाइल फोन के जरिए कैप्चर किया गया। एक मिसाइल जो है वो इस ऑयल रिफाइनरी पर आकर, इस ऑयल फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी पर आकर मिसाइल यहां पर अटैक करती है और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखिए, ये है वो धमाके की तस्वीर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सूर्यास्त का नजारा हो, इतना तेज धमाका। हमले में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी हब कतर के रास लफान को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर पर कुल 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखते हैं। व्यूअर्स को जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए। कतर पर कुल 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार 30 किलोमीटर दूर से देखा गया। इस हमले के बाद कतर बौखला गया। कतर सेटबैक पर आ गया। वो कह रहा है कि ये में हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। और इसके बाद ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारी और साथ ही साथ ईरानी एम्बेसी में काम करने वाले जितने ऑफिशियल्स हैं उनके लिए पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया। यानी ईरान के हर व्यक्ति को जो गवर्नमेंट सर्विस में डिप्लॉयड है कतर में, उसे कतर 24 घंटे के अंदर खाली करना होगा। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई यहां तक आ चुकी है। एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं, सऊदी अरब की तस्वीर, जहां ईरानी मिसाइल के हमले से सऊदी अरब के रियाद के गैस फील्ड में अचानक आग लगी। यह देखिए तस्वीर, किस तरह से मिसाइलों की बारिश हो रही है। माना यह जा रहा है कि एक क्लस्टर बम है जिसका इस्तेमाल किया गया है और इसी क्लस्टर बम के जरिए सऊदी के गैस फील्ड को
निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के रियाद के गैस फील्ड में यह धमाका हुआ और उसके बाद बहुत भयंकर आग लग गई। अब एक और तस्वीर देखिए, ईरान ने आज बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जोरदार मिसाइल अटैक किया। ये वो तस्वीर, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट की, जहां पर एक मिसाइल आकर फील्ड पर हिट करता है और उसके बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। ये इजराइल का सबसे ताकतवर सैनिक बेस है बेन गुरियन एयरपोर्ट। इसके अलावा ईरान ने गाजा की जमीनों पर कब्जा करके बनाई गई इजरायली कॉलोनियों पर भी मिसाइलें दागी हैं। ईरान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन्होंने साफ कर दिया है कि इजराइल को मिटाकर दम लेंगे। मैं आज तक युद्ध के 20वें दिन भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इस युद्ध से कोई एक पैसे का फायदा अगर अमेरिका को हुआ हो, इजराइल को हुआ हो, तो कोई मुझे बता दे। अब ईरान का जो हमला है, जो पलटवार, उसे जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इन हमलों से ठीक पहले इजरायली वायुसेना ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था और इस बात से अमेरिका बहुत नाराज हुआ कि आपने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना क्यों बनाया। और बता दें, जहां निशाना बनाया गया वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है ईरान का, और इसे ईरान और कतर दोनों साझा करते हैं। इस हमले के बाद ईरान की IRGC ने खाड़ी देशों को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उनकी ऊर्जा संपत्तियों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के ऊर्जा ठिकानों को तबाह बर्बाद कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, किसी का भी एनर्जी सेक्टर वो नहीं छोड़ेंगे अगर ईरान के एनर्जी सेक्टर को छुआ गया तो। शायद आपको पता होगा कि कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। इस हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है। हमले में तनाव इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान के पास गैस प्लांट पर हमला हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने पार्स गैस प्लांट पर हुए हमले को इजराइल की जिम्मेदारी बताते हुए किनारा कर लिया है और कतर को हमला रोकने की धमकी दी है कि कतर ईरान पर हमला ना करे, स्पेशली गैस प्लांट पर और ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर हमला ना करे। और इजराइल को भी चेतावनी दी है कि इजराइल बेवजह का हमला करके मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इजराइल अगर ईरान को नुकसान पहुंचाएगा तो ईरान पूरा मिडिल ईस्ट फूंक देगा, और जो कि ईरान कर रहा है। अमेरिका समझ चुका है कि अगर ईरान ने कतर को निशाना बनाया तो कच्चे तेल और गैस की किल्लत इतनी बढ़ जाएगी जिस समस्या का समाधान करना अमेरिका के हाथ में भी नहीं रह जाएगा। इजराइल ने ईरान की जिस पार्स गैस फील्ड पर मिसाइलें दागी वो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हमले का कितना खतरनाक असर होने वाला है। पार्स गैस प्लांट के साथ साथ पेट्रोकेमिकल और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। इस हमले के बाद ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरान के निशाना पर अगर देखें तो गल्फ देशों के तेल और रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी प्लांट्स हैं। उससे पहले से ही तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहलाने वाली होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। लाल सागर में ईरानी समर्थित हूती आतंकवादी पहले ही एक्टिव है। तेल के रास्ते रोके जाने के बाद अब ईरान तेल और गैस के सोर्सेस पर हमला कर अमेरिका और इजराइल को वो जवाब देना चाहता है जिसकी शुरुआत अमेरिका इजराइल ने की। भाई, ईरान ने तो पहले किसी ऑयल प्लांट पर हमला नहीं किया। एक खबर तो यह भी आई थी कि सऊदी में जो अरामको पर अटैक हुआ था वो अटैक इजराइल की तरफ से किया गया था, जिसमें वो ईरान को कल्प्रिट बनाना चाहते थे। खैर, कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला इस बात के संकेत हैं कि ईरान ने इंतकामी पलटवार शुरू कर दिया है। इसके बाद कतर ने बड़ा स्टेप लिया है। ईरान के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं जो कतर में रहते हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर ईरान छोड़ना होगा। यानी कतर और ईरान के रिलेशन इस वक्त सबसे खराब दौर में चल रहे हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला उसकी संप्रभुता पर हुए बार बार हमलों और आक्रामक कार्रवाई के जवाब में लिया गया है। दोहा में मौजूद ईरानी दूतावास को आधिकारिक नोट देकर उनके स्टाफ को तुरंत देश छोड़ने को कहा गया है।
ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब कतर के सबसे अहम ऊर्जा केंद्र रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल से हमला हुआ। ये वही जगह है जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और दुनिया की एलएनजी सप्लाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे रिकवर होने में कतर को काफी वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को डायरेक्ट वार्न किया है कि वो अपने प्रमुख पेट्रोकेमिकल और गैस ठिकानों को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में इन पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी चेतावनी में कहा गया है कि ये ऊर्जा केंद्र अब वैध और सीधे टारगेट बन चुके हैं। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि इन ठिकानों पर जल्द ही हमला किया जाएगा, इसलिए वहां मौजूद नागरिक, वहां मौजूद कर्मचारी, वहां मौजूद स्टाफ तुरंत इवैक्यूएट कर जाए, वहां से छोड़ दें, वो जगह खाली कर दें। बेशक तेहरान का मकसद यह हो सकता है कि उनके हमलों में किसी इंसान की जान ना जाए, लेकिन वो अमेरिका का बदला मिडिल ईस्ट से लेने पर तुल गया है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि अमेरिका ने इस युद्ध में अब तक दो बड़ी गलतियां की। पहले तो आयतुल्ला अली खामनेई को बगैर सोचे समझे मार दिया, बिना किसी को ट्रस्ट में लिए, बिना किसी से बातचीत किए। आज की तारीख में अगर आयतुल्ला अली खामनेई होते ईरान में तो शायद बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता था इस युद्ध का। और दूसरा जो सबसे बड़ा और खतरनाक स्टेप अमेरिका ने लिया वो अली लारिजानी को मार के लिया, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई के बाद जो सबसे पॉपुलर लीडर थे आयतुल्ला की टीम में वो थे अली लारिजानी। मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बने, लेकिन अली लारिजानी उनसे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर है और उनको मारकर अमेरिका और इजराइल ने बिजली का वो तार छेड़ दिया है जिससे ऐसा झटका इन लोगों को लगेगा जिसे संभल भी नहीं पाएंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर उठाकर देख लीजिए आप किस तरह से जबरदस्त तरीके से हमला मिडिल ईस्ट में जारी है और खास करके गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस पर हमारी नजर आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है? क्या उनको लगता है उनकी हत्या कर दी जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुद के मारे जाने का डर सता रहा है? क्या वो अमेरिका में ही डरे हुए हैं? अमेरिका के बाहर तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के विजिट पर जाने वाले थे, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका से भी बाहर नहीं आना चाहते? सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता को इतना डर क्यों लग रहा है? वो भी ईरान जैसे एक कमजोर देश से, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति मानते हैं कि बहुत कमजोर मुल्क है। तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज डर के साए में जी रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को धमकाते नहीं थकते। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ बेडरूम से अगवा करवा लिया। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया। लेकिन खौफ ईरान के चेहरे पर नहीं, आईआरजीसी के चेहरे पर नहीं। खौफ किसके चेहरे पर है? खौफ है अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर। यह कहानी है डोनाल्ड ट्रंप के डर की, और इस डर की वजह से उन्होंने एक ऐसी धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे जाने के बाद अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटा देगा। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। अगर यकीन ना हो तो खुद सुनिए। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो पूरे ईरान को उड़ा देना। ट्रंप ने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया, अगर मुझे कुछ भी होता है
तो हम पूरे के पूरे देश को उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को इतनी जोर से मारेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ऐसी धमकी इंसान कब देता है? जब वो बहुत ज्यादा खौफ में होता है, डर में होता है। ट्रंप के डर का पहला बड़ा संकेत क्या है? पहला बड़ा संकेत है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा ही रद्द कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चीन की यात्रा करने वाले थे। दोनों देशों के बीच इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी। चीन में तो सारी तैयारियां कर ली गई थी। ट्रंप की शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात भी होने वाली थी। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा 6 हफ्ते के बाद होगी। इसके लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत कर वो अपनी यात्रा को रीसेट करेंगे। चीन जाने का प्लान आखिरी वक्त में कैंसिल क्यों कर दिया गया? ये कोई छोटी बात नहीं है। डिप्लोमेटिक फैसले तब ऐसे लिए जाते हैं जब कोई बहुत बड़ा खतरा हो। कल्पना कीजिए कि बीजिंग की गली शी जिनपिंग से मिलने वाले ट्रंप अचानक रुक जाते हैं और उनके ऑफिस में हड़बड़ी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक और ट्रंप के अपने सलाहकारों का सतर्क चेहरा। हर कदम पर खौफ और हर फैसले में यह बात कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना हो जाए, कहीं कोई उन पर हमला ना कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम सिर्फ चीन दौरे का कैंसिलेशन नहीं, बल्कि संकेत है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर शख्स आज डरा हुआ नजर आ रहा है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। अमेरिका की सबसे अहम एंटी टेरर एजेंसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी कि एनसीटीसी और उसके डायरेक्टर जो केंट ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब जरा इन दोनों घटनाओं को जोड़ दीजिए। एक तरफ ट्रंप का चाइना दौरा कैंसिल हो रहा है, दूसरी तरफ काउंटर टेररिज्म सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी रिजाइन करके डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के साथ अमेरिका की जंग जारी है। इसलिए ट्रंप का डरना लाजमी है। इसलिए वो कह रहे हैं अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखिएगा कि ईरान को मिटा दिया जाएगा। सीधा इशारा ईरान की तरफ, यानी अब सिर्फ आशंका नहीं, डायरेक्ट वार्निंग। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन के पहले दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनी की हत्या कर दी। इस अटैक में सिर्फ खामनेई नहीं मारे गए। इस अटैक में खामनेई की पत्नी, उनकी बहू, उनके दामाद समेत परिवार के कई लोग मारे गए। इसके बाद हाल ही में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मौत के घाट उतारकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में जीत का जश्न मनाया। लारिजानी का जनाजा उठने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि लारिजानी को मारे जाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने उनकी हत्या की है, उनको खून का हिसाब खून से देना होगा। ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के जिम्मेदार अपराधियों को बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी। इस मौत का बदला जरूर लेंगे। लारिजानी के हत्यारों ने शहीदों के खून से विश्वासघात किया है। लारिजानी एक बुद्धिमान, समर्पित शख्स और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी हस्ती थे। हत्या के जिम्मेदार अपराधियों को बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी। इस मौत का बदला जरूर लेंगे। लारिजानी के हत्यारों ने शहीदों के खून से विश्वासघात किया है। लारिजानी एक बुद्धिमान, समर्पित शख्स और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी हस्ती थे। मुश्तबा का यह बयान कहीं ना कहीं वॉशिंगटन के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। सुप्रीम लीडर की गद्दी पर बैठने के बाद मुश्तबा का यह बयान अब तक का सबसे बड़ा बयान है। अभी तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, यहां तक कि उनकी मौत के कयास तक लगाए जाने लगे थे। मुश्तबा के बयान ने अमेरिका, इजराइल तक को हिलाकर रख दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं पूरे ईरान का सफाया कर दूंगा। तो कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि ईरान को उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, जबकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को दोनों को इस बात की कीमत चुकानी होगी कि उन्होंने आयतोला अली खामनेई की हत्या की और अली लारिजानी की भी हत्या की।
और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह डर नया नहीं है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हो चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक रैली के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में सेंध लगी थी। उनको निशाना बनाया गया था। तब एक स्नाइपर ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी, वो भी काफी दूर से, और वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी और तब डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई थी। महज कुछ इंच का फासला, 1 या 2 इंच। गोली इधर से उधर होती तो डोनाल्ड ट्रंप आज जीवित नहीं होते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस हमले में बचे और उसके बाद राष्ट्रपति भी चुने गए। और अब जब वो सबसे ताकतवर शख्स हैं तो फिर उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में। इसके पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सुनिए वो वाला भी बयान। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. डोनाल्ड ट्रंप का बयान तब आया जब मार-ए-लागो में एक व्यक्ति हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था और सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उस हथियारबंद शख्स को मार गिराया था। इसके बाद खबर यह भी है कि अमेरिका के भीतर ईरानी नेटवर्क की गंभीर साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में 130 से अधिक ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो स्लीपर सेल्स के तौर पर एक्टिव थे। यह कार्रवाई अमेरिकी सुरक्षा के लिए बड़े अलर्ट का संकेत मानी जा रही है। तो क्या अमेरिका के अंदर ईरान का बहुत तगड़ा जासूसी नेटवर्क है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। माना यह जाता है कि 130 से ज्यादा ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एलिगेशन यह है कि वो अमेरिका के अंदर IRGC के लिए जासूसी कर रहे थे और स्लीपर सेल की तरह रहते थे। कहते हैं 750 संभावित स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। 3 पूर्व IRGC सदस्य को अमेरिका ने निष्कासित किया, यानी कि बाहर भेजा है। DHS ने गिरफ्तार कर वापस ईरान भेज दिया। 2024 में अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे। CISA ने और FBI ने चेतावनी दी है कि कैलिफोर्निया में 9/11 जैसा दूसरा हमला हो सकता है और इस बार निशाना US बैंक टावर को बनाया जा सकता है। ट्रंप के डर के बीच अब अमेरिका में अज्ञात ड्रोन भी देखे गए हैं और इस खबर ने सुरक्षा की नींव हिला दी। ये वही ड्रोन है जो सैन्य बेस के ऊपर नजर आए, जहां कई हाई लेवल ऑफिसर्स रहते हैं, जहां रक्षा मंत्री रहते हैं, रक्षा सचिव रहते हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन उड़ने के बाद सवाल उठ रहा है, क्या ईरान की कार्रवाई अमेरिका तक पहुंच गई है? क्योंकि ईरान अब तक सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध रहा था, लेकिन पहली बार अमेरिका के आसमान में हाई प्रोफाइल लोगों के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। अगर ये ड्रोन ईरान का निकलता है तो इसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा। खबर क्या है, आइए देखते हैं और कहां ये ड्रोन्स देखे गए। कहते हैं फोर्ट लेस्ली जे मैकनायर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। अमेरिकी बेस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दुनिया में जितने अमेरिकी दूतावास हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। ये अमेरिका के सैन्य बेस हैं और उन आवास से जुड़ा बताया जा रहा है जहां मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ जैसे सीनियर लोग रहते हैं। घटना के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें सुरक्षा खतरे का आकलन किया गया। संभावित खतरे को देखते हुए दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह कि अमेरिकी सुरक्षा बेस या अमेरिकी एयरबेस में सेंध लगी कैसे? कहते हैं कि बाहरी सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है और रेडार और सेंसर से यह इलाका लैस है। नियंत्रित प्रवेश है और जो कंट्रोल रूम रहता है वो हमेशा अलर्ट पर रहता है। ये बेहद गोपनीय इलाका है। यहां ड्रोन का पहुंचना तो असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। अंदर का इलाका जो है प्रतिबंधित है। ड्रोन के पहुंचने पर इसे फौरन इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। 3 से 5 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है। हर जोन में अलग वेरिफिकेशन सिस्टम है। बेस के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र है, यानी कि आसमान बंद है।
एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। सिग्नल जैम करने का भी सिस्टम लगाया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक अधिकारियों को अभी तक इस ड्रोन के सोर्स के बारे में पता नहीं चल पाया। इस घटना के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है और इस इलाके में अमेरिकी सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ये ड्रोन ऐसे वक्त में देखे गए जब अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों में ईरान के वरिष्ठ नेता लारिजानी मारे गए हैं और ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो खून का बदला खून से लेगा और लारिजानी की मौत का बदला उनके अपराधियों को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान की ताकत को हल्के में लेना अब अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ चुका है। फाइनेंशियल और मानवीय नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन अमेरिका की साख पर वो बट्टा लगा है जिसे अमेरिका चाहकर भी भविष्य में कभी मिटा नहीं पाएगा। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का देश 21वीं सदी में अपने सुपर पावर के रुतबे को खो चुका है? लोगों के मन में तो यह भी चल रहा है कि क्या अमेरिका वाकई में कोई सुपर पावर मुल्क बचा है? ये सारी बातें इसलिए चल रही हैं क्योंकि ईरान युद्ध के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड को पश्चिम एशिया से वापस लौटना पड़ रहा है। जी हां, क्योंकि जेराल्ड आर फोर्ड को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। इस जहाज में आग लगने की खबर है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर में तैनात किया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। ये उसी एयरक्राफ्ट की तस्वीरें बताई जा रही हैं जिसे जेराल्ड आर फोर्ड के होने का दावा किया गया है और ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल है। Flames forward section looks completely torn open. Rescue boats are hitting it with water from both sides. Smoke's climbing fast. We'll keep our distance up here. Flames forward section looks completely torn open. Rescue boats are hitting it with water from both sides. Smoke's climbing fast. We'll keep our distance up here. दरअसल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर में तैनात किया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का मकसद यह था कि ये ईरान के खिलाफ लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा और तेहरान को गिराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा। लेकिन अमेरिका का यह समुद्री महाबली जख्मी हो गया और इसे अब यू टर्न मारना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लगी। आगजनी की इस घटना में भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है, लेकिन कहते हैं यह महज हादसा है। कुछ सोर्सेस तो यह भी बता रहे हैं अंदर की बात कि फोर्ड जहाज में जो आग लगी उसे अमेरिकी सैनिकों ने ही लगाया, क्योंकि अमेरिकी सैनिक भी यह लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं और इसी वजह से अब इस जहाज को पीछे ले जाया जा रहा है, यहां से निकाला जा रहा है और इसे वापस अब यूएस भेजा जाएगा, जहां पर इसकी मरम्मती का काम किया जाएगा। यानी लिंकन पहले ही जा चुका है, जेराल्ड आर फोर्ड को पहले ही अब निकाला जा रहा है। तो एक बात आप समझिए कि अमेरिका सीजफायर की फिराक में और अमेरिका इजराइल में पहले ही फूट पड़ने की खबर आ रही है। जिस तरह से इजराइल ने एनर्जी सेक्टर को ईरान में निशाना बनाया है और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया, तो ये पूरी स्क्रिप्ट अगर आप गोल गोल घुमाएंगे, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे, तो आपके सामने जो तस्वीर उभरेगी वो उभरेगी सीज फायर की। अमेरिका ये कह के यहां से चला जाएगा कि जंग जीत चुके हैं, आयतोला अली खामनी को मार दिया और ईरान की टॉप लीडरशिप को हमने खत्म कर दिया, रिजीम हमने हटा दी और अब ईरान की जनता ताकत अपने हाथ में ले ले। ये पूरी स्क्रिप्ट ऐसे ही तैयार की जा रही है और दावे के साथ कह रहा हूं यही होने वाला है। आप देख लीजिएगा, हफ्ते भर के अंदर
ये सारी चीजें ऐसी ही लिखी जाएंगी, क्योंकि ये जो जेराल्ड आर फोर्ड जहाज आप देख रहे हैं, ये महज हादसा नहीं है। कह रहे हैं इसको नुकसान पहुंचाने में अमेरिकी सैनिकों का ही हाथ है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया के सबसे विशाल और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की युद्ध के मोर्चे से हटा लिया गया है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका को एक ऐसे मोर्चे पर झटका लगा है जिसे सैन्य विश्लेषक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान के तौर पर भी देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग और मरम्मत के लिए बंदरगाह की ओर लौटने का फैसला लिया गया है, जो इस संघर्ष में अमेरिका की पहली बड़ी कमजोरी के संकेत के तौर पर सामने है। अब बताया क्या गया है वो जान लीजिए। बताया यह गया है कि युद्ध के 18वें दिन यह घटना तब हुई जब अमेरिकी नेवी का अत्याधुनिक विमानवाहक पोत रेड सी में तैनात था और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। इस दौरान 200 जवानों को धुएं की वजह से दिक्कत हो गई, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा, जबकि एक सैनिक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करना पड़ा। अमेरिका भले ही दावा कर रहा हो कि जहाज पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अहम समय में इसका मरम्मत के लिए जाना एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है, खास तौर पे तब जब यह पोत अमेरिकी हमलों का मुख्य केंद्र था और इसमें 75 से अधिक लड़ाकू विमान, जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल थे। क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत बहुत बेमिसाल मानी जाती है। सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें सी स्पैरो और रूलिंग एयर फ्रेम है, मिसाइल लॉन्चर है, दुश्मन की एंटी शिप मिसाइलों को रोकने में सक्षम है और ये करीबी खतरे से बहुत जबरदस्त सुरक्षा देती जहाज पर 3 MK-15 फेलेनिक्स सिस्टम मौजूद है, 20 मिलीमीटर का रडार गाइडेड ऑटो कैनन गन है, हवा और समुद्र से आने वाले खतरों को नष्ट करने में पूरी तरीके से केपेबल है। छोटे हमलों के खिलाफ तो अभेद्य सुरक्षा है। 4 MK-38 मशीन गन लगी है, तेजी से आने वाली नावों से सुरक्षा करती है। मजबूत एयरविंग कैरियर पर कई फिक्स्ड और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। 3 स्क्वाड्रन F-18E सुपर हॉर्नेट, 1 स्क्वाड्रन F-18F सुपर हॉर्नेट इसमें रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये बहुत जबरदस्त है। 18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम है, दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की ताकत है। लॉजिस्टिक और कमांड कंट्रोल का भी हब माना जाता है। C-2A ग्रे हाउंड विमान तैनात है, समुद्र में रहने के दौरान जरूरी सप्लाई पहुंचाने में भी सक्षम है। E-2D एडवांस्ड हॉक आई पूरे स्ट्राइक ग्रुप को हवाई कमांड और कंट्रोल प्रदान करने का दम देता है। इसमें MH-60 सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रखा गया है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने में केपेबल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना केवल तकनीकी खराबी नहीं बल्कि लंबी तैनाती और थकान का नतीजा हो सकती है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पिछले लगभग 9 महीनों से लगातार समुद्र में तैनात है और इससे पहले कैरेबियन में वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशंस में भी हिस्सा ले चुका है। इतनी लंबी तैनाती ने जहाज के क्रू मेंबर्स के मनोबल और कार्यक्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी इस पोत को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें टॉयलेट सिस्टम की खराबी जैसी घटनाएं शामिल थी। ऐसे में युद्ध के बीच आग लगने की घटना ने अमेरिकी नौसेना की तैयारी, मेंटेनेंस पर भी सवाल उठाए हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यह भी है कि इस जहाज में आग लगी नहीं, लगाई गई और उसके पीछे अमेरिकी सैनिक ही हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों का मानना है कि फिजूल की लड़ाई है और इसे अमेरिका को नहीं लड़ना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका ने 28 फरवरी से शुरू हुई इस युद्ध में 7000 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस आक्रामक अभियान के बीच उसका सबसे अहम युद्धपोत अस्थायी रूप से पीछे हट रहा है, जो ईरान के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिकी नेवी के पास अन्य युद्धपोत भी मौजूद हैं, जैसे कि यूएसएस नॉर्मैंडी और यूएसएस थॉमसन हंटर, लेकिन यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसी क्षमता और मारक ताकत किसी दूसरे जहाज के पास नहीं है। ऐसे में इसका अस्थायी रूप से हटना ऑपरेशनल गैप पैदा कर सकता है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है? मेरे हिसाब से ऐसा हो चुका है। अभी तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई, 140 से अधिक घायल हैं, लेकिन जानकार मानते हैं ये नंबर्स इनसे कहीं ज्यादा हैं। अमेरिकी सरकार आंकड़े छिपा रही है।
3 लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं, जिसमें F-15E भी शामिल है। KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ है। कतर में हाईटेक AN/FPS-132 रेडार सिस्टम तबाह हुआ है। यूएई में थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। $1.1 बिलियन का रेडार सिस्टम ध्वस्त हो गया है। 22,000 करोड़ रुपए का डिफेंस सिस्टम प्रभावित हो गया है। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और जॉर्डन में तबाही है। 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की सैन्य रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में उपाध्यक्ष मार्क वार्नर ने भी लंबी तैनाती और सैनिकों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस हमले को, इस जंग को नीतिगत चूक करार दिया है। भले यह घटना सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में हार नहीं है, लेकिन इससे बड़ा साख पे बट्टा क्या हो सकता है? पहली बड़ी रणनीतिक चूक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि आधुनिकतम तकनीक और विशाल सैन्य ताकत के बावजूद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वजूद नहीं है। अमेरिका के पास लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि लंबी लड़ाई में मानव संसाधन, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स जैसे कई इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ईरान के साथ जारी इस संघर्ष में यह घटना अमेरिका के लिए चेतावनी भी है और उसकी युद्ध रणनीति की कमजोरियों को उजागर करने वाली सबसे बड़ी दरार भी है। तो क्या अमेरिका यहां से अब वापस निकल रहा है? क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने इब्राहिम लिंकन की वापसी करवाई और अब अमेरिका जेराल्ड आर फोर्ड लेकर भी वापस जा रहा है। तो क्या ये जंग में अब खात्मे के दौर की शुरुआत होने वाली है? क्या अमेरिका इस जंग से भाग रहा है? अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वॉर को लेकर और अमेरिका की रणनीति को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। इसी के साथ वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।